गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। आप सब अपना ना काम साथ साथ करते रहना, ठीक है बेटा। कल हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो हमारा एक इमेजिनरी विलेज था। आज हम इसका अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, तो आज इसका हम ये टॉपिक करेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर के जो लोग हैं वो किस प्रकार की वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब लैंड इज़ फिक्स्ड। अब ये तो सबको पता है कि जो लैंड है हमारी, कल्टीवेटिंग जो लैंड है वो फिक्स है, वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसके पास जितनी एकड़ ज़मीन है वो उतना ही है। हमारा जो टोटल इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उतनी ही है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। और हमारे साथ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब इस को हम शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये उठती है। ठीक है, कि हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। तो जो ये विलेज पालमपुर की स्टोरी है, ये इन्हीं सब बातों से हमें इंट्रोड्यूस कराती है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, कैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और किस तरह से हम एक स्मॉल लैंड पीस पर हम कैसे मोर प्रोडक्शन हम वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है, फर्स्ट है लैंड इज़ फिक्स्ड, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर गांव में सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग, खेती बाड़ी करते लोग। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। वो अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या है, किस पे डिपेंडेंट है? अपने जीवन यापन करने के लिए 75% लोग जो हैं वो किस पे हैं? फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स। क्या है वो? कुछ तो उनमें से फार्मर है, किसान है, और कुछ फार्म पे काम करने वाले मजदूर हैं। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं वो किससे रिलेटेड हैं? किससे रिलेटेड हो गए? फार्म पर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए, खेतों में काम करने, खेतों के उत्पादन से संबंधित हो गए कि खेतों में काम करने वाले हैं। But remember that there is a basic constant in rising farm production. लेकिन अब हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फार्म प्रोडक्शन है, उसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैरियर हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं। वो क्या है? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो हमारी कल्टीवेशन लैंड है वो क्या कहा है इसने? फिक्स है। ठीक है, सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 के बाद से जो कल्टीवेशन का एरिया है, लैंड कल्टीवेशन एरिया है, वो नहीं इंक्रीज हुआ है। कि जो हमारी ज़मीन जितनी थी जिस पे हम कल्टीवेशन करते थे वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। Okay, by then some of the wasteland in the village has been converted to cultivable land. कह रहे कुछ वेस्टलैंड जो थी, जो बंजर भूमि थी, उसको तो उन्होंने कल्टिवेबल बनाया है, उपजाऊ भूमि बनाई है, कि कृषि योग्य उन्होंने बनाया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। लेकिन कह रहा है कि और नई लैंड को कल्टीवेशन के लिए बनाने का कोई भी इनके पास सोर्स या स्कोप नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि बताया कि भाई जो हमारी लैंड है वो फिक्स है, लेकिन हम उस लैंड को कैसे बढ़ा सकते, थोड़ी बहुत जो बढ़ा सकते थे, जो हमारे पास लैंड थी, जो बैरन लैंड थी या जो वेस्ट लैंड थी, उसको तो इन्होंने टेक्निक लगा के थोड़ा बहुत उसको एग्रीकल्चर के योग्य बना लिया था, बट बढ़ा नहीं सकते और लैंड को। ठीक है, अब ये आगे जो इसने पैराग्राफ में दिया, जो बॉक्स में दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन इज़ हेक्टेयर। हम जो मेज़र करते हैं लैंड को, किस में करते हैं? हेक्टेयर में करते हैं। थ्रू द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज बीघा और गोंथा। अब इसने क्या कहा है कि जो हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे अपने यहाँ किले बोलते हैं हम, है ना, तो ये लोकल लैंग्वेज में बीघा होता है या गंथा होता है। ठीक है,
अब ये 1 हेक्टेयर होता है वो कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। इसने क्या कहा है, 1 हेक्टेयर होता है एक साइड, किसी भी स्क्वायर की एक साइड अगर हम लेते हैं 100 मीटर, उसका स्क्वायर कर देते हैं, मीन्स वन साइड कितनी है 100 मीटर, ठीक है। तो उसका 1 हेक्टेयर कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड, मीन्स कितना हो गया, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होगा 10,000 मीटर, ठीक है। कितना हो गया 10,000 मीटर एक हेक्टेयर में। क्लियर हो गया। अब हम इसी हिसाब से अपने स्कूल के ग्राउंड का भी हेक्टेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम देन सेम लैंड। कहता है कि अभी जो हमारे पास, जो हमने पढ़ा था, अभी डिस्कस किया था ना, कि हमारे पास जो कल्टीवेशन लैंड है वो फिक्स है। तो अब क्या, कौन से तरीके हैं जिनसे हम उसी लैंड पर एक से अधिक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, क्या कोई ऐसे तरीके हैं। तो क्या कहा, इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन्स एंड फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वो रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि फसलों के प्रकार और फैसिलिटी के आधार पर उसने कुछ किया है, और जो ये पालमपुर विलेज है वो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर गांव की जो सारी ज़मीन होती है उसको कल्टीवेट किया जाता है, उस पर खेती बाड़ी की जाती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी जो है हमारी लैंड है वो वेस्ट लैंड में नहीं बची हुई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में जो ये यहाँ के फार्मर्स हैं वो कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, खरीफ की होती है, जो हमारी जुलाई से सितंबर तक चलती है, ठीक है। जो जैसे बाजरा हो गया और जवार हो गया है, गवार हो गया है, या हमारी दलहन हो गई है कुछ एक दो, ठीक है। ये सब क्या है, खरीफ की क्रॉप है। दीज प्लांट्स आर यूज एज ए कैटल फीड, और हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, पशुओं के चारे के लिए, कैटल फीड। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड द दिसंबर। अब अक्टूबर और दिसंबर में हम बीच में कौन सी फसल ग्रो कर देते हैं ये लोग यहाँ पर, पोटैटो। इन द विंटर सीजन रबी, विंटर सीजन में रबी की फसल उगाते हैं। फील्ड्स आर सोन विद वीट एंड द मस्टर्ड वगैरह हम इस मौसम में ग्रो करते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप अनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट इन द मार्केट एट राजगंज। अब जब वीट ग्रो किया इन्होंने तो कहता है कि वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और उस वीट प्रोडक्शन को ये जो इनके पास सरप्लस होती है, जो हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उसको अपने पास में रख लेते हैं, और जो सरप्लस होती है उसको हम बेच देते हैं। और ये जो पालमपुर के लोग थे वो उस सरप्लस वीट को कहाँ बेचने जाते थे, रायगंज की मार्केट में। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कहता है कुछ पार्ट है जिसमें वो शुगर केन भी, गन्ना भी उगाते हैं, ठीक है। शुगर केन इज़ इट्स रा फॉर्म और एज जैगवेरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन, गन्ना क्या होता है, रा मटेरियल होता है, जब गुड़ खांड सारी वगैरह बनाते हैं और वो किनको बेच देते हैं, शाहपुर के ट्रेडर्स, व्यापारियों को बेच देते हैं, किसको, गन्ने को। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crop in a year पालमपुर is due to the well developed system of irrigation। अब इसने ये कहा है, पूछा है कि ऊपर उसने क्वेश्चन दिया था ना, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि हम एक से ज़्यादा फसलें यहाँ पर उगा सकते हैं क्या। तो इसमें देखा है कि एक साल में हमने कितनी फसलें उगाई, 3 फसलें उगाई है। कौन कौन सी, रबी की, खरीफ की, और जो बीच में उगाई हमने पोटैटो वगैरह वो जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। जो इन दोनों सीज़न के बीच में हमारी जो इंडिया में हमारे जो क्रॉप सीज़न है वो 3 क्रॉप सीज़न है, रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। इनका तीनों का अलग अलग सीज़न है जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है।
तो ये क्या कहता है कि क्या रीज़न थे कि हम जो पालमपुर के जो लोग थे वो एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं एक साल में। उसके पीछे क्या था? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने के कारण। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, पालमपुर में बिजली भी बहुत पहले आ गई होती है, ठीक है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जब बिजली आ गई है तो बिजली के ट्यूबवेल वगैरह आ गए हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इरिगेशन, सिंचाई का काम बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ खेतों में होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है? पर्शियन व्हील्स वर टिल देन, पहले उसको किससे करते थे? रहट वगैरह से। यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। जब यहाँ बिजली नहीं थी तब लोग क्या करते थे? धीरे धीरे रहटों से पानी देते थे। रहट होते थे, डब्बे बने होते थे उसमें, और एक व्हील बना होता था, उसके ऊपर वो घूमते रहते थे बैलों से या किसी से भी, आदमी खुद अपने आप उसको कुओं के अंदर से उस पानी को निकालते थे। और इससे क्या होता था? एक छोटा खेत का छोटा ही हिस्सा में सिंचाई की जाती थी। पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। अब लोगों ने देखा कि जब बिजली आ गई तो जो बिजली से जो ट्यूबवेल बने थे वो क्या थे, उनसे हम एक थोड़ी ही देर में ज़्यादा एरिया को हम पानी दे सकते थे। एक तो देखो, एक हम एक बाल्टी पानी कुएं से निकालें खींच कर और फिर खेतों में करें, और एक हमारा अभी जो बिजली के ट्यूबवेल हैं, जैसे आप सभी ने देखा ही है, अपना खेतों में भी देखा है, तो उससे कितनी जल्दी पानी दिया जाता है खेतों में, है ना, इरिगेट कर देते हैं हम लैंड को जल्दी। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, कहते हैं स्टार्टिंग में तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल सेट किए थे। हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अ प्राइवेट ट्यूबवेल्स, फिर धीरे धीरे फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स बनाने शुरू कर दिए, कि हमने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने स्टार्ट कर दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। अब कह रहे धीरे धीरे इन ट्यूबवेल्स के जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स और गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स आ गए थे, उसके रिजल्टेड में क्या हुआ कि जो हमारा इरिगेटेड लैंड एरिया था वो हो गया 200 हेक्टेयर, जिसमें हम उस ज़मीन को ट्यूबवेल से सिंचाई करते थे। अब ये जो पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है, आगे इस पैराग्राफ को हम बाद में पढ़ेंगे। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टी क्रॉपिंग। अभी जो हमने देखा था कि जो पालमपुर के गांव के जो लोग थे, एक साल में उन्होंने 3 फसलें ग्रो की थी। कौन सी थी? 3 फसल्स उन्होंने उगाई थी, रबी, खरीफ एंड द जायद। कहता जब एक साल में एक से अधिक सेम लैंड पर एक से अधिक फसलें उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। कहते हैं ये सबसे कॉमन मेथड है कि हम एक छोटे से लैंड पर, पीस ऑफ लैंड पर हम एक से ज़्यादा फसल ग्रो कर सकते हैं, मोर प्रोडक्शन हम दे सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन द पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोविंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। कहता है कि जो पालमपुर के गांव के जो लोग हैं, मोस्टली लोग तो 2 फसल ही क्रॉप को ग्रो करते थे वहाँ पर, लेकिन अब 15 to 20 ईयर्स के ड्यूरेशन में कुछ लोगों ने थर्ड क्रॉप भी वहाँ पर स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आज इसमें तो इतना ही है, उसके बाद थोड़ा सा इसका जो टेबल है वो कल करेंगे। अब इसने कहा है, इस जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। सभी इंडिया के सभी पार्ट्स में इस तरह की इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन द कंट्री आर वेल इरिगेटेड। कहते जो रिवर राइन प्लेन्स है, जो नदी घाटियों के पास में जो हैं एरिया, और या हमारा ये कोस्टल रीजन है जो समुद्र के पास का, वहाँ पर तो हम लोग वेल इरिगेटेड सिस्टम है, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है।
बट जो प्लेटो रीजन है, डेक्कन का प्लेटो है, जहाँ पे बारिश भी कम होती है, तो वहाँ पर इतना हाई लेवल नहीं है वहाँ पे इरिगेशन का, लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज़ इरीगेटेड इन टुडे। कहता है आज भी देश में 40% से भी कम जो एरिया है वो ही इरीगेटेड होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही मेन ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारा इरीगेशन फैसिलिटी है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, ज़्यादातर जो किसान हैं वो हमारे आज भी किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर। तो यही कारण है कि हम ज़्यादा क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल पढ़ेंगे आगे।